मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन गौतम बुद्ध नगर और मेरठ का किया दौरा। प्रबंधन की निगरानी। कहा, सतर्कता के चलते पीड़ितों की संख्या में आ रही है कमी। प्रदेश की ऑक्सीजन आपूर्ति व्यवस्था की हुई सराहना। सभी जिलों में आवश्यकता अनुरूप आपूर्ति का हुआ बेहतर प्रबंधन। दिहाड़ी मजदूर और पटरी दुकानदारों को प्रदेश सरकार देगी भरण पोषण भत्ता। आंशिक लॉकडाउन के चलते इनके सामने था आजीविका का संकट। और सरकार ने की हर जिले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की नोडल अधिकारी के रूप में तैनाती। 1 सप्ताह जिलों में प्रवास कर नोडल अधिकारी महामारी की रोकथाम और टीकाकरण का करेंगे प्रबंधन। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और कोविड-19 में चलाए जा रहे अभियान के बारे में उनसे जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में टीकाकरण काफी तेज गति से और वृहद पैमाने पर किया जा रहा है, जिसका परिणाम भी आने लगा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई चल रही है। पिछले 12 दिन में पूरे प्रदेश में सक्रिय केसों की संख्या कम हुई है। प्रदेश में 30 अप्रैल को जहां कोरोना के 3,10,000 एक्टिव केस थे, आज प्रदेश में ये घटकर 1,65,000 रह गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले में लगा हुआ लगातार गिरावट आ रही है। ट्रीट के लिए अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन पूरे प्रदेश के अंदर चलाया और उसका परिणाम हम सबके सामने है। अगर हम गौतम बुद्ध नगर जनपद की ही बात करें तो गौतम बुद्ध नगर जनपद में यहां पर 27 अप्रैल को 10,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस आए थे और आज 400 से कम है। केंद्र सरकार 45 से ऊपर हर व्यक्ति को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। राज्य सरकार 18 से लेकर 44 वर्ष के बीच के हर व्यक्ति को, हर युवा को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। हम लोग प्रदेश में अब तक 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं और वैक्सीनेशन की कार्रवाई हमारी प्रदेश में युद्ध स्तर पर चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों का आकलन है कि कोरोना की तीसरी वेव भी आएगी। इसके लिए प्रदेश में अभी से कार्य योजना तैयार की जा रही है। महिला बच्चों के लिए हर जनपद में अस्पताल को अभी से तैयार करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। 102 एम्बुलेंस की 220 एम्बुलेंस को महिलाओं और बच्चों के लिए डेडिकेटेड किया गया है। प्रदेश सरकार प्रत्येक जनपद में और मेडिकल कॉलेज में बच्चों के आईसीयू बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। देश के अंदर या दुनिया के अंदर एक जो नई आशंका व्यक्त की जा रही है कि सेकेंड वेव के बाद एक थर्ड वेव भी आएगी। थर्ड वेव पर भी प्रभावी अंकुश लगाने की दृष्टि अभी से प्रदेश सरकार ने अपनी कार्य योजना बनानी शुरू की है। हर जनपद में प्रशासन से कहा गया है कि महिला और बच्चों के लिए एक हॉस्पिटल डेडिकेटेड अभी से तैयार कर लीजिए। 108, 102 की हमारे पास 2200 एम्बुलेंस हैं जो महिला और बच्चों के लिए डेडिकेट की गई हैं, उनकी इमरजेंसी सेवाओं के लिए और उन हॉस्पिटल से टेली कंसल्टेशन उनको उपलब्ध करवाने के लिए। इसके अलावा हर जनपद में यह भी व्यवस्था की गई है कि हम ये सुनिश्चित करें कि थर्ड वेव के बारे में आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसका शिकार बच्चे ज्यादा हो सकते हैं, उनकी चपेट में आ सकते हैं। इसलिए पीडियाट्रिक का आईसीयू हर एक जनपद में, हर एक मेडिकल कॉलेज में बने, इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ा दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ में कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे। इसके बाद कमिश्नरी सभागार में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मेरठ के गांव के बिजौली गए। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मेरठ मंडल में 35 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, साथ ही अन्य जरूरी सुविधाएं भी दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है। ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट पर ध्यान दिया जा रहा है। कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या पहले से घटी है। उन्होंने सुविधाओं पर जोर देते हुए कहा कि पहला केस जब प्रदेश में आया था तो हमारे पास टेस्ट की सुविधा नहीं थी, लेकिन आज टेस्ट व ट्रेस लगातार हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहली बार चली है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरठ मंडल में 35 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी की जाएगी।
फर्स्ट वेव में ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की आपूर्ति कई गुना ज्यादा बढ़ी। लोगों ने डिमांड की ऑक्सीजन की, जिससे पहली बार देश के अंदर ऑक्सीजन एक्सप्रेस भारत सरकार के सहयोग से चले। एयरफोर्स के जहाजों के माध्यम से ऑक्सीजन के टैंकर भेजे जाते थे, वहां से ट्रेन के माध्यम से मंगाए जाते थे। और आज हम लोगों ने हर जनपद में सरप्लस ऑक्सीजन तक उपलब्ध कराने में इस दौरान हम लोग सफल रहे हैं। लेकिन फ्यूचर की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता की दृष्टि से अकेले मेरठ मंडल के अंदर 35 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है, और जिसमें अकेले मेरठ जनपद में 10 ऑक्सीजन प्लांट वर्तमान में जिन पर या तो कार्य प्रारंभ हो चुका है या जिन पे कार्य होने जा रहा है, जिससे आने वाले समय में यहां के मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल और सीएससीज में ज्यादातर को हम लोग ऑक्सीजन की दृष्टि से आत्मनिर्भर कर सकेंगे और बाहर से ऑक्सीजन लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शनिवार को हुई वर्चुअल कैबिनेट बैठक में प्रदेश में लागू आंशिक कोरोना कर्फ्यू को सोमवार 24 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ ही कक्षा 9 से 12 और विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन कक्षाएं 20 मई से शुरू करने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू के जरिए प्रदेश में कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने में बड़ी मदद मिल रही है, इसलिए उसकी अवधि को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 की निःशुल्क जांच और इलाज के अलावा 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों के मुफ्त टीकाकरण का कार्य भी संचालित किया जा रहा है। आज महत्वपूर्ण मंत्रिपरिषद की बैठक हुई मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। इस बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, इसके अंदर जो एक राज्य सरकार ने जीवन और जीविका का संतुलन बनाते हुए जो एक योजना बनाई, जिसके अंदर अनेक उपचार के भी विषय रखे गए, इन सब को देखते हुए और टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पे विशेष बल देते हुए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के जो केसेस हैं वो कम आते हुए दिख रहे हैं, तो ये भी निर्णय लिया गया कि अब 1 हफ्ते के लिए जो कोरोना कर्फ्यू है उसको बढ़ाया जाएगा। वो अब 24 मई के 7 बजे सुबह तक की लागू रहेगा। ये एक निर्णय लिया गया। साथ ही साथ इसके अंदर जो दूसरा निर्णय लिया गया, क्योंकि राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में वहाँ पर कोई जाता है तो उसके उपचार की व्यवस्था रख रखी है। वहाँ पर फ्री ट्रीटमेंट होता है, फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है, कोई फ्री लैब जो है उसके अंदर टेस्टिंग है उसको भी फ्री किया जा रहा है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए ये एक और बड़ा निर्णय लिया, क्योंकि आजीविका पर भी प्रभाव पड़ रहा है, और जो प्रभाव पड़ रहा है उसके अंदर फ्री राशन 3 महीने के लिए दिया जाएगा। और ये जो राशन है इससे 15 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा, लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ जब फ्री राशन है, भरण पोषण पर भी लोगों को प्रभाव पड़ रहा है। विशेष रूप से जो वो तत्व हैं जो श्रमिक हैं, विशेष रूप से जहां पर वो रिक्शे वाले हैं, जो वहां पर ठेले वाले हैं, खोचे वाले हैं, जो सब्जी वाले हैं, पान वाले हैं, और साथ ही साथ धोबी हैं, नाई हैं, मोची, ये सब जितने हैं, इन लोगों को भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। और ऐसे लगाकर 1 करोड़ की संख्या बनती है। कोविड 1 में भी किया गया, कोविड 2 में भी, क्योंकि जो कर्फ्यू है, कोरोना कर्फ्यू, वो 1 महीने होने को आ रहे हैं, तो इसलिए 1000 रुपये उनको इस महीने का दिया जा रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश के जिस ऑक्सीजन मॉडल की सराहना पूरे देश में हो रही है, आइए जानते हैं अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से कि क्या है ये मॉडल और कैसे
मरीजों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई। ऑक्सीजन मॉडल है वो पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। किस तरीके से आप लोगों ने मैनेज किया कि ये मॉडल सराहा जा रहा है और लोगों की जान बच सके? देखिए, उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीम 9 की बैठक में 22 अप्रैल को हम लोग को आदेश दिया कि सभी विभाग एक कंट्रोल रूम बनाए। तो ये कंट्रोल रूम हमारा जो है पूरे प्रदेश के ऑक्सीजन की सप्लाई का बनाया गया। इसमें गृह विभाग है, पुलिस डिपार्टमेंट है, इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, FSD है जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो है, मेडिकल और मेडिकल एजुकेशन के भी लोग इसमें शामिल हैं। तो जब हम लोग ने शुरू किया पहले दिन तो लगभग 538 मैट्रिक टन हमने ऑक्सीजन दिया। हमारे टैंकर्स उस दिन आए थे, जब वापस जाने लगे तो अगले दिन घट गया। तो आपने देखा होगा कि बहुत ही इराटिक सप्लाई थी। तो हम लोगों ने सबसे पहले ये किया कि हम लोग ने अपने टैंकर्स की व्यवस्था को सुधारा। जहां 60-61 ही टैंकर हमारे पास पहले दिन उपलब्ध थे, हमने इसको बढ़ाकर 91-92 से अधिक टैंकर्स की व्यवस्था की। जो हमारे टैंकर की क्षमता थी वो 800 टन थी, वो बढ़ाकर अब हम लोगों ने 1200 टन कर दी, यानी 1.5 गुना कर दिया। टैंकर्स बढ़ाने में हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन और आर्गन के टैंकर्स भी थे, उनको कन्वर्ट किया। रेलवे का, भारतीय रेल का उपयोग किया और अब तक 21 ट्रेन चलाने के बाद जीवन रक्षक ट्रेन जिसमें कंटेनर रखे भारत सरकार से जो हमें मिले थे, जब हमने चलाए तो नीले में आप देखेंगे कि ट्रेन से भी हमने फिर ऑक्सीजन प्रोवाइड फॉर करना शुरू किया। मेडिकल कॉलेजेस को हम लोगों ने ऑक्सीजन दिया। अपना सेल्फ जनरेशन भी जो है उसको और मजबूत किया। आगरा से 32 बार हम लोगों ने टैंकर उड़ाकर या तो जो है रांची या फिर जामनगर ले गए हैं। लखनऊ से उड़ाकर हम जो है रांची और जमशेदपुर ले गए। तो एयरफोर्स का इस्तेमाल, रेलवे का इस्तेमाल, टैंकर्स की बढ़ोतरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट और इस प्रकार से जो है हम लोगों ने जो एक रैशनल मैकेनिज्म किया है, इसकी नीति आयोग ने भी सराहना की है और कहा कि ये बहुत अच्छा कार्य हुआ। ऑक्सी ट्रैकर सिस्टम भी जो है लागू किया है, जहां एक एक टैंकर की व्यवस्था को हम लोग देखते हैं। टैंकर फील्ड है, हरे रंग का टैंकर फील्ड टैंकर है। ये महोबा जा रहा है और महोबा जाने के समय इसका ड्राइवर कौन है, नंबर क्या है, ओनर क्या है, ड्राइवर का क्या डिटेल है, किस कंपनी का है, कितना लोड है, 16.5 टन लोड है, कहाँ से आ रहा है, ये जो है रोडकेला से आ रहा है भर के, तो ये महोबा में हमारा टैंकर पहुंच जाएगा। पूरे प्रदेश में जो टैंकर्स की व्यवस्था 1-1 मिनट जीपीएस से हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। इस जीपीएस से ये भी पता लगता है कि टैंकर अपनी स्पीड से चल रहा है कि नहीं, टैंकर खड़ा तो नहीं हो गया, किसी कारण से ट्रैफिक में तो जाम नहीं हो गया। तो ये जो एक पूरी व्यवस्था है, ये हम लोग ने पूरा डिटेल बनाया है, जहाँ हर टैंकर का डिटेल है। तो ये ऑक्सी ट्रैकर सिस्टम, साइंटिफिक मैनेजमेंट, रैशनल मैनेजमेंट, एक जगह सभी विभागों को जोड़कर सब काम करना, ये हम लोगों ने इसको सुनिश्चित किया है। अलीगढ़ में 5 मीट्रिक टन की है, फिरोजाबाद में 13.5 की है, आगरा में 14 पॉइंट समथिंग की है, कन्नौज में इतनी है, सीतापुर में इतनी है, लखनऊ में 120 मीट्रिक टन की। तो इस डिमांड को मैप किया, सप्लाई को मैप किया और कहाँ से हम कैसे सप्लाई बढ़ा सकते हैं, ये जो किया है। तो हमारी पूरी जो है व्यवस्था में अब हम 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ऑक्सीजन मॉडल की तारीफ यूं ही नहीं हो रही है, उसके पीछे एक बड़ी मेहनत है, अधिकारियों की एक बड़ी फौज है जिसको मॉनिटरिंग करे। गृह विभाग की विशेष जिम्मेदारी है कि लोगों को ऑक्सीजन कैसे उपलब्ध हो और इसके लिए मुख्यमंत्री का निर्देशन है। इसलिए ऑक्सीजन लोगों को उपलब्ध हो रहा है और लोगों की जान बच रही है। रामजी वाजपेयी के साथ रामेंद्र सिंह, DD न्यूज, लखनऊ। कोविड प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 59 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया है, जो जिलों में 1 सप्ताह तक रहकर कोविड प्रबंधन के बारे में निर्देश देंगे। इस संबंध में जारी शासन आदेश के अनुसार वरिष्ठ नोडल अधिकारी 15 मई 2021 को आवंटित जनपदों में पहुंचकर आगामी 1 सप्ताह तक प्रवास कर कोविड-19 की रोकथाम अधिकारियों की समीक्षा से शासन को अवगत कराएंगे। ये नोडल अधिकारी कोविड-19 से संबंधित शासन के दिशा निर्देशों का संबंधित जनपद स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए जिला प्रशासन का मार्गदर्शन एवं सहयोग करेंगे। वरिष्ठ नोडल अधिकारी संबंधित जनपद की अपनी समीक्षा रिपोर्ट प्रतिदिन मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। वरिष्ठ नोडल अधिकारी जनपद की सभी निगरानी समितियों को सक्रिय करते हुए उनके द्वारा घर घर जाकर किए जा रहे स्क्रीनिंग कार्य का अनुश्रवण करेंगे। नोडल अधिकारी ये भी सुनिश्चित कराएंगे कि निगरानी समितियों के पास मेडिकल किट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तथा ये मेडिकल किट लक्षण युक्त संदिग्ध व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाए। निगरानी समितियां लक्षण युक्त तथा संदिग्ध लोगों के नाम व मोबाइल नंबर संबंधित सेक्टर अधिकारी को उसी दिन
उपलब्ध कराएंगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह सजग है। इसके लिए जिले में नोडल अधिकारियों की तैनाती भी की गई है, जो कोविड की समीक्षा कर उसकी हर स्थिति से सरकार को अवगत भी कराएंगे। रविवार को कोविड-19 नियंत्रण व वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने अयोध्या पहुंचे नोडल अधिकारी टी वेंकटेश ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम व उससे उत्पन्न होने वाली स्थितियों से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर जनपद के अधिकारियों की बैठक की जाएगी। एक सप्ताह के प्रवास पर आए नोडल अधिकारी टी वेंकटेश ने बताया कि जिले में ऑक्सीजन व तमाम समस्याओं पर सरकार काम कर रही है ताकि स्थिति से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि अयोध्या प्रवास के दौरान वो हॉस्पिटल के अलावा गांव का भी निरीक्षण करेंगे ताकि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में जो समस्याएं आ रही हैं उनका भी निराकरण किया जाए। कंट्रोल रूम से स्टार्ट किए हैं। कंट्रोल रूम में कितने कंप्लेंट्स पर डे आ रहे हैं, अप्रैल के साथ मई का कंपैरिजन कैसा रहा, पर डे रिस्पॉन्स हमारा क्या है, किस टाइप के कंप्लेंट्स आ रहे हैं, कितने का हमने क्विकली रिड्रेसल किया है, इसका भी एनालिसिस चल रहा है। इसके बाद हम हॉस्पिटल भी जाएंगे, फिर गांव का भी विजिट करेंगे, वहाँ हमारे RRTs का, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का, वैक्सीनेशन का काम देखेंगे। इंश्योर हमारा यही है, देखिए 2 लोग आ रहे हैं, चाहे वो बेड के लिए हो, चाहे वो ऑक्सीजन के लिए हो, चाहे वो मेडिसिन के लिए हो, चाहे वो टेली काउंसलिंग में हो, हमारा रिस्पॉन्स क्विक रहे और कोई कमी ना रहे, किसी सिटीजन को इन चीज़ों का कमी नहीं। यही गवर्नमेंट इसलिए हमको भेजा है या जिला प्रशासन को और सपोर्ट करने के लिए और गाइड करने के लिए। जिला अधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश ने आज लखनऊ के ग्रामीण इलाके के गांव चंद्रावल में पहुंचकर ग्राम समितियों के साथ बैठक कर कोरोना वायरस से बचाव के लिए उठाए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। बैठक में जिलाधिकारी ने समिति के लोगों को बताया कि किस तरह घर घर जाकर उन्हें लोगों को ये समझाना है कि घर से बाहर तभी निकलें जब जरूरी काम हो, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं और सामाजिक दूरी का पालन जरूर करें। उन्होंने कहा कि हाथों को निरंतर समय समय पर धोते रहें और सैनिटाइज करते रहें। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने चंद्रावल गांव पहुंचकर ग्रामीणों से उनका हालचाल भी जाना। उन्होंने कहा कि समिति घर घर जाकर संदिग्ध कोरोना मरीजों की पहचान कर रही है। संदिग्ध पाए जाने पर उन्हें मेडिकल किट भी उपलब्ध कराई जा रही है और जरूरत पड़ती है तो अस्पताल में भर्ती भी कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में पूरे उत्तर प्रदेश में और इसी क्रम में जनपद राजधानी लखनऊ में हम लोगों ने 2 चरण में 100% हाउस होल्ड को सर्वे का कार्य किया हुआ है। इसमें मेडिकल सर्विलांस हो रहा है। हमारी RRT और विशेष रूप से चेतक RRT जो मोटरसाइकिलों पे चलती हैं, गांव के हर गली मोहल्ले तक पहुंचती हैं, हर जो हमारी अगर संकरी सड़कें भी हैं वहां पे भी ये चेतक RRT पहुंचती हैं। हर घर के हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, सिम्टोमेटिक है कि नहीं इसको चेक किया जा रहा है। अगर कोई भी लक्षणात्मक पाए जाते हैं तो तत्काल प्रभाव से तभी के तभी हाथों हाथ उनको निःशुल्क दवाई की किट भी दी जा रही है। लोगों को बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं, सैनिटाइजेशन का एक विशेष ड्राइव चलाया जा रहा है और साथ ही साथ हमारे जो कंट्रोल कमांड सेंटर का नंबर है 0522 452 3000 अर्थात 0522 452 3000। इस पे अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो तत्काल प्रभाव से वो संपर्क भी कर सकते हैं। तो ये जागरूकता साथ ही साथ 100% स्क्रीनिंग और दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने वाराणसी के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में बताया है कि प्रदेश सरकार ने जहां पर कोरोना कर्फ्यू अवधि को बढ़ाकर 24 मई तक कर दिया है, वहीं पर गरीब ठेला खोमचा लगाने वालों को 1000 रुपये भरण पोषण भत्ता भी दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर से निपटने में पूरी तत्परता दिखाई है। यही कारण है कि आज नीति आयोग और अन्य लोगों ने प्रदेश के मॉडल को सराहा है। इतना ही नहीं, प्रदेश के स्वास्थ्य संसाधनों को बढ़ाते हुए संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य टास्क फोर्स का गठन करने का भी फैसला किया गया है, जिसमें बच्चों व महिलाओं से संबंधित स्वास्थ्य के इलाज की विशेष सुविधा रहेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार कोरोना के साथ साथ लोगों की आजीविका भी चलती रहे, इसके लिए विशेष प्रयास करते हुए मुफ्त राशन वितरण भी कर रही है। वहीं पर जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके राशन कार्ड बनवाने का कार्य भी किया जा रहा है। विशेष रूप से जहां पर वो रिक्शे वाले हैं, जो वहां पर ठेले वाले हैं, खोचे वाले हैं, जो सब्जी वाले हैं, पान वाले हैं और साथ ही साथ धोबी हैं, नाई हैं, मोची, ये सब जितने हैं, इन लोगों को भी बड़ा प्रभाव पड़ता है और ऐसे लगाकर 1 करोड़ की संख्या बनती है। कोविड
कोविड 1 में भी किया गया, कोविड 2 में भी, क्योंकि जो कर्फ्यू है, कोरोना कर्फ्यू, वो 1 महीने होने को आ रहे हैं, तो इसलिए 1,000 रुपये उनको इस महीने का दिया जा रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। रात दिन हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी खुद काम कर रहे हैं। तीसरी लहर की जो संभावना समाज में, देश में, दुनिया में बनी हुई है, उसको लेकर भी सरकार ने पूरी तरीके से तैयारी की है। बस माहौल को हम पैनिक नहीं बनाना चाहते हैं, इस पर बहुत चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं, और इसीलिए सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाने का भी फैसला किया है। ये टास्क फोर्स सिर्फ बच्चों के सेहत में किसी तरीके का कोई परिवर्तन होता है, अगर उसमें बच्चों में अगर कोई प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते हैं तो ये टास्क फोर्स काम करेगी और बच्चों को उचित इलाज मुहैया कराने का पूरा प्रयास करेगी। हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी ये टास्क फोर्स उसी तरीके से काम करेगी जिस तरह से बच्चों के लिए काम कर। दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी से बागपत भी प्रभावित है। जनपद में 7,488 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से अब 2,070 केस एक्टिव रह गए हैं। 109 लोगों की मौत हो चुकी है। जनपद में 4 स्तरों पर कोरोना महामारी से जंग लड़ी जा रही है, जिसमें सफलता भी मिलती दिखाई दे रही है। जनपद के गांव-गांव में सैनिटाइजेशन का अभियान चलाते हुए घर घर सर्वे किया जा रहा है और बुखार, नजला और खांसी आदि से पीड़ित लोगों को होम आइसोलेट करते हुए कोरोना किट दी जा रही है ताकि महामारी से लोगों की जान बचाई जा सके। जनपद में 249 एक्टिव कंटेनमेंट जोन और 26 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। जनपद में अभी तक लगभग 5 लाख लोगों की जांच हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के 381 एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी आदि की टीमों द्वारा घर घर जाकर मरीजों को कोरोना किट दी जा रही है। जिलाधिकारी राजकुमार यादव अपनी टीम के साथ गांव घूम रहे हैं, लड़ रहे हैं। सबसे पहला तो ये कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो गया है तो हमारा प्रयास है कि हम तत्काल उसको होम आइसोलेट करें। यदि वो होम आइसोलेशन होने की पात्रता नहीं रखता है और उसकी ऐसी कंडीशन नहीं है, उसके सिम्टम्स ऐसे नहीं है कि उसे होम आइसोलेट किया जा सके, तो हम लोग अपनी तत्काल जो हमारी 6 फैसिलिटी इस समय वर्तमान में फंक्शनल है, जहाँ पे हमारे पास 511 बेड उपलब्ध हैं, हम उनको इन फैसिलिटीज़ में शिफ्ट करते हैं। दूसरा आयाम इसका यह है कि जो व्यक्ति हमारे होम आइसोलेट हो गए हैं, उन होम आइसोलेटेड किए गए व्यक्तियों को तत्काल हम आरआरटी टीम भेजकर उनको एक मेडिसिन किट उपलब्ध कराते हैं। हमारी एक डेडिकेटेड डॉक्टर्स की टीम उनसे लगातार संपर्क में रहती है, प्रतिदिन हम उनसे बात करते हैं और वो किसी भी चीज़ की अगर रिक्वायरमेंट बताते हैं, हमारी टीम तत्काल वहाँ पहुँचकर उनकी आवश्यकता का पूर्ति करती है। मुझे इस बताते हुए बहुत ये है कि हमारे जनपद में जो गन्ना किसान हैं और जो गन्ने की खेती होती है, उसमें जो पावर स्प्रेयर्स और ट्रैक्टर्स का उपयोग होता है, हम लोगों ने उनकी सहायता ली है और बहुत खुशी से लोगों ने स्वयं से अपने आगे आकर इसमें हमारी सहायता कर रहे हैं। और हम जनपद में लगभग प्रतिदिन 200 की संख्या में ट्रैक्टर्स में सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन करवाकर पावर स्प्रे से सैनिटेशन कराते हैं। अंबेडकर नगर जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज द्वारा कोरोना संक्रमितों के लिए किए जा रहे इलाज में बड़ी उपलब्धि सामने आई है। L2 ग्रेड के मरीजों के लिए 100 बेड की व्यवस्था के साथ यहां के अनुभवी प्रिंसिपल की देखरेख में 150 से अधिक डॉक्टर, नर्स और स्टाफ के दिन रात किए जा रहे परिश्रम से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 80% के लगभग है। जनपद में अब तक कुल भर्ती 673 कोरोना संक्रमितों में से 480 ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि 98 मरीजों का इलाज चल रहा है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप कौशिक ने बताया कि इस कॉलेज में अंबेडकर नगर के अलावा आसपास के लगभग आधा दर्जन जिलों के लोग कोरोना से संक्रमण के इलाज की सुविधा पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहां कोरोना संक्रमण की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा है। मेडिकल कॉलेज अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी निष्ठा के साथ कोविड के मरीजों को उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। अब तक कुल 673 कोविड के मरीज भर्ती हुए हैं, जिसमें से 480 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। हापुड़ जनपद में सिख समुदाय के लोग एक बार फिर कोरोना महामारी में कालाबाजारी को रोकने के लिए आगे आकर अपना योगदान कर रहे हैं। मेरठ रोड स्थित गुरुद्वारे में सिख समुदाय के लोगों द्वारा कालाबाजारी को रोकने के लिए नो लॉस नो प्रॉफिट पर कोरोना महामारी से बचाव का सामान जैसे
ब्लड प्रेशर मॉनिटर, सैनिटाइजर, मास्क, फेस कवर, थर्मामीटर, हैंडीनेप, सुपर दवाइयां और अन्य चीजें दी जा रही हैं। यूपी सिख मिशन के प्रभारी सरदार ब्रजपाल सिंह ने बताया कि जिस तरह से गरीब जनता सामान खरीदने जाती थी तो उस पर काला बाजारी होती थी और जनता को महंगा सामान बेचा जा रहा था, जिसको देखते हुए सिख समुदाय के लोगों ने गुरुद्वारे में नो लॉस नो प्रॉफिट पर कोरोना महामारी में बचाव के सामान का कैंप लगाया, जिससे कि गरीब जनता को इस कोरोना महामारी में राहत मिल सकेगी। वहीं जनता भी गुरुद्वारे में नो लॉस नो प्रॉफिट पर सामान खरीदने के लिए पहुंच रही है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसे कोरोना महामारी चल रही है, इस कोरोना महामारी के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे बाज़ार के अंदर भी जो 10 रुपये की चीज़ें 100 रुपये में दे रहे हैं। तो जब हमने महसूस किया, हमारी यहाँ की हापुड़ की संगत, मेरठ की सभी जो कृत करने वाले, जो अपनी मेहनत की कमाई करने वाले सिख हैं, उन्होंने ये महसूस किया कि जो 2 रोटी के लिए भी बेचारे अपनी मेहनत करते हैं, उन लोगों को ये सामान खरीदना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हमने और ये सब मेरठ की संगत ने मिल करके सब उपराला किया और इसमें ये कहा जो भी ये सामान है ये नो प्रॉफिट और नो लॉस पर लोगों को दिया जाए। एक छोटा सा इस कोरोना महामारी के अंदर अपना एक योगदान देने के लिए हम लोगों ने ये एक छोटा सा उपराला किया है, ताकि लोगों को सही कीमत पर ये सही चीज़ मिल जाए। कोविड महामारी के बीच जूझ रहे लोगों की जहां एक तरफ सरकार पूरी मदद करने की कोशिश कर रही है, वहीं इस महामारी में आम लोग भी दिल खोलकर सेवा भाव से जनता के बीच मदद पहुंचा रहे हैं। ऐसे एक शख्स हैं लखनऊ के गोमती नगर इलाके के रहने वाले शशि प्रकाश मिश्रा, जो लोगों को ऑक्सीजन के साथ खान पान वितरण और अस्पतालों में लोगों को भर्ती कराने के लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनके इस कार्य से काफी लोगों को लाभ मिलता है। शशि प्रकाश मिश्रा का कहना है कि इस महामारी ने यह साबित कर दिया है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है और लोगों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। देखिए, हम भारत राष्ट्र एक ऐसी संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं जिसमें सभी को समाहित करने की एक व्यवस्था है। हमारे पास एक रोटी, हम उसको मिल बांट कर खाएं, यही हमारे संस्कार है, यही हमारी व्यवस्था है और हम उसी का अनुपालन करने के लिए तत्पर हैं और वही हमारा एक छोटा सा प्रयास चल रहा है। हमारे पास जो भी ईश्वर ने दिया है, जो भी व्यवस्था है, सब आप सबके आशीर्वाद भगवान की कृपा से है। लोगों का बहुत बड़ा स्नेह रहा है और हमने जो दिया है वो उन्हीं का दिया है, हमने अपने हिस्से का नहीं दिया है। वो सब जो भगवान ने दिया उसको सबको वितरित करने का भोजन पैकेट हुए, प्रतिदिन 200 लंच पैकेट हम वितरण करने का प्रयास कर रहे हैं जितनी हमारी क्षमता है यथासंभव। सभी प्रकार की व्यवस्था उसमें जो हम खाते हैं उससे बेहतर खिलाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस अव्यवस्था में जो प्रतिदिन कमाते हैं वो कहां से उसको पूर्ण कर पाएंगे। इस दिशा में हमारा छोटा सा प्रयास है। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज यूपी पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉग इन करना होगा www.youtube.com/ddnewsup। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज यूपी पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉग इन करना होगा www.youtube.com/ddnewsup। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन गौतम बुद्ध नगर और मेरठ का किया दौरा। प्रबंधन की निगरानी, कहा सतर्कता के चलते पीड़ितों की संख्या में आ रही है कमी। प्रदेश की ऑक्सीजन आपूर्ति व्यवस्था की हुई सराहना, सभी जिलों में आवश्यकता अनुरूप आपूर्ति का हुआ बेहतर प्रबंधन। दिहाड़ी मजदूर और पटरी दुकानदारों को प्रदेश सरकार देगी भरण पोषण भत्ता। आंशिक लॉकडाउन के चलते इनके सामने था आजीविका का संकट। और सरकार ने की हर जिले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की नोडल अधिकारी के रूप में तैनाती। 1 सप्ताह जिले में प्रवास कर नोडल अधिकारी महामारी की रोकथाम और टीकाकरण का करेंगे प्रबंधन। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।